हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट योर बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 6 जनवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 6 जनवरी 2026 ट्यूसडे। सो आज जो था बाज़ार जो है वो वैसे एक्सपेक्टेड था कि बढ़ के खुलेगा बिकॉज गिफ्ट निफ्टी अप था। गिफ्ट निफ्टी क्यों बढ़ा हुआ था? वो इसलिए था क्योंकि कल यूएस मार्केट में शानदार रैली आई थी। यूएस मार्केट 1% से ज़्यादा बढ़ के बंद हुआ, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स बढ़ के बंद हुआ डाउ जोन्स। वहाँ का जो टेक 100 है नैस्डैक, वो भी 200 पॉइंट्स से ज़्यादा बढ़ के बंद हुआ। तो कहीं ना कहीं एकदम लपालप तेज़ी का माहौल तो यूएस मार्केट में है ही, एक तरफा बुल मार्केट में है। इसके बहुत सारे कारण हैं क्योंकि टेक स्टॉक्स में तो बूम चल ही रहा है, एआई ड्रिवन बूम। और वो एक बोनस ये भी है कि जैसे कि पिछले साल अगर मैंने बताया भी है, फेडरल रिज़र्व ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अभी तक वो जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रहे थे, अब उसकी जगह वो फिर से क्वांटिटेटिव ईजिंग चालू कर देंगे। सो इसका अर्थ यही है कि अभी तक वो बेसिकली क्या हुआ था, मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसको टाइट किए जा रहे थे। वो बॉन्ड्स खरीदे जा रहे थे मार्केट से एक्सेस, क्योंकि उनको लग रहा था कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अतिरिक्त लिक्विडिटी यानी कैश डाल दिया गया है, तो उसके कारण इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ सकता है। तो उसी थ्रेट को कम करने के लिए वो बाज़ार से टाइट किए जा रहे थे। क्योंकि आपको मालूम होगा कि कोविड के दौरान फेडरल रिजर्व ने बहुत ज़बरदस्त लूज लिक्विडिटी का स्टैंड बना के रखा था, जिसको बेसिकली बोलते हैं नोट छपाई की थी। सो 5 ट्रिलियन का बैलेंस शीट जो है वो लगभग 9 ट्रिलियन डॉलर्स तक लेके चले गए थे। माने जम के उन्होंने नोट छापा था बेसिकली। सो अब धीरे धीरे वो नोट को विड्रॉ किए चले जा रहे थे, एक्सेस नोट्स को। तो उसी का असर था। पर कहीं ना कहीं अब उनको लग रहा है कि क्योंकि अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो बढ़नी है, ट्रम्प बाबू का जो बिग ब्यूटीफुल बिल है उसको भी स्पॉन्सर करना है। बेसिकली उसका खर्च कहाँ से आएगा? वो फेडरल रिजर्व से ही आएगा, फेडरल रिजर्व के नोट छपाई प्रोग्राम से ही आएगा। सो अमेरिका है वो सबसे शक्तिशाली देश है पूरे विश्व का, वो जितना चाहे नोट छाप सकता है, जितना चाहे डॉलर छाप सकता है। तो वही उसके तहत अब वो छाप रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर है ही। जैसे कि मार्केट में एकदम एक माहौल है बुलिशनेस का कि हाँ फेडरल रिजर्व की तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एकदम ज़बरदस्त जारी रहेगी, तो तेज़ी का ही माहौल है। और ट्रम्प टैरिफ से भी उनको कमाई हो ही रही है, उसके कारण उनका खर्च निकल रहा था लॉकडाउन के बाद। हाँ ये कि अभी 31 जनवरी तक तो उनका एक सेटलमेंट हो रखा है डेमोक्रेट पार्टी के साथ। अगर कोई कारण से अब वो सेटलमेंट टूट जाता है, वो फाइनल सेटलमेंट नहीं हो पाता है बजट को लेके, तो हो सकता है फिर से अमेरिका में एक लॉकडाउन होगा, बजट लॉकडाउन होगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट शटडाउन बोलते हैं, सॉरी उसको गवर्नमेंट शटडाउन होगा। तो पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चलते रहेगी बिकॉज उनको जो टैरिफ से जो कमाई आ रही है, गवर्नमेंट को टैक्सेस आ रहे हैं, तो उसके कारण उनके बेसिक खर्च तो निकलते ही रहेंगे। तो वहाँ के लिए तो एकदम स्थिति बम ही है। अब वेनेजुएला का तेल हाथ आ ही गया है, तो और बम हो गई उनके लिए। तो बस यही है अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी इंडिया के लिए थोड़ा इंडिया की अगर बात करें तो इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि एक तरफ गिफ्ट निफ्टी तो बोल रहा था 50 पॉइंट बढ़ के खुलना चाहिए। ये बात अलग है कि कल रात को ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स रैली कर गया था गिफ्ट निफ्टी, पर धीरे धीरे वो खुमार उतर गई थी बिकॉज कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट का तो जो मूड है वो ट्रम्प बाबू ने ख़राब कर ही दिया था फ्रेश टैरिफ थ्रेट देके। तो वो एक फैक्टर था ही। और उसके अलावा 2 और फैक्टर्स थे मार्केट में। तो आज सुबह को ट्रेंट लिमिटेड है जो आपका कंज्यूमर कंपनी है, जो वेस्ट साइड और ये आपका क्या बोलते हैं, जो उनके जो जूडियो, टाटा ग्रुप का जो जूडियो रिटेल है, ये सब जो चलाती है, तो इनके उन्होंने अपने प्रिलिमिनरी फिगर्स सब पोस्ट किए, सेल्स फिगर्स, क्योंकि फाइनल नहीं है, फाइनल रिजल्ट्स तो अभी आने में समय है। पर हर क्वार्टर जब एंड होता है तो आजकल कंपनी अपने प्रिलिमिनरी सेल्स फिगर्स अपने सारे पोस्ट कर देती है। तो उसमें बेसिकली उनके जो अभी सेल्स ग्रोथ आया है वो 17% आया है, पर वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम आया है। हालांकि स्टोर एडिशंस भी किए जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मॉडरेशन ऑफ ग्रोथ देखा जा रहा है। कंपनी खुद बोल रही है कि वो ज़्यादा अग्रेसिवली एक्सपैंड नहीं कर रही है, पर क्योंकि अब मार्केट ने बहुत अग्रेसिव एक्सपेंशन और उसके हिसाब से अग्रेसिव वैल्यूएशंस ऑलरेडी फैक्टर इन कर रखे थे, तो अगेन मार्केट को झटका लगना ही था। तो जो ट्रेंड का स्टॉक है वो ऑलरेडी प्री ओपनिंग में 5% नीचे ही इंडिकेट कर रहा था कि 5% नीचे ही खुलेगा। तो बेसिकली 4400 के लेवल्स पे जो ट्रेंड का स्टॉक था, जो 4000 से अभी बाउंस बैक किया ही था,
वो 4200 के नीचे ही खुला सीधा सीधा। तो मैंने जैसे वो बेचारा उसने थक हार के, जिसको बोलते हैं ना, एक बार में जैसे औधे मुँह गिर गया एकदम। तो बेसिकली ये जितना बाउंस बैक आया था ट्रेंट लिमिटेड में, एक प्योर डेड कैट बाउंस था। कहीं ना कहीं डेस्परेट बायर्स रहते हैं, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर बॉटम्स टू बाय, क्योंकि देखिए बॉटम किसी को पता नहीं है, स्टॉक करेक्ट करते रहेगा, ये भी एक फैक्ट है। अगर आप ये इन्वेस्टर सोचेगा कि मैं बॉटम में ही लूँगा, तो वो कभी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। 99% लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं ना कि वो बॉटम में ही लेंगे, वो मार्केट में निवेश कर ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हाई पॉइंट पे बेचना और एकदम बॉटम पॉइंट पे लेना, ये सिर्फ दो लोग कर सकते हैं। एक जो है वो भगवान है, जो कि, और दूसरा वो है जो झूठ बोलता है, जो कि फेंकता है। ये दो लोग ही कर सकते हैं। और 99% लोग बॉटम में बाय करना और हाई पॉइंट पे बेचना नहीं कर सकते हैं। ये जो बहुत बड़े निवेशक है विजय केडिया, उन्होंने साफ कहा था, और ये बहुत एक, मैं खुद भी मार्केट में 20 साल से ज़्यादा से हूँ, ये एक फैक्ट है। कोई भी निवेशक को ये सोच के रखना चाहिए कि ये कभी भी लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। आप कभी भी बॉटम पे बाइंग नहीं कर पाएंगे और हाई पॉइंट पे सेलिंग नहीं कर पाएंगे। यू डोंट नो, मार्केट इज़ ऑलवेज डायनेमिक, इज़ ऑलवेज अनसर्टन। तो ये हमेशा लोगों को जान के रखना चाहिए। हालांकि अब एक्सीडेंट्स तो मार्केट में होने ही है, तो एक ट्रेंड का तो एक्सीडेंट सुबह सुबह था ही, और उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे भी प्रेशर था। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ अब ब्लूमबर्ग ने जैसे फिर से मोर्चा खोल दिया है। ब्लूमबर्ग जो न्यूज़ एजेंसी है, तो उनके आर्टिकल के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ फिर से रशियन क्रूड ऑयल बाय कर रही है, सैंक्शन रशियन ऑयल। तो कहीं ना कहीं जैसे एक वेस्टर्न मीडिया भी एकदम पुरजोर टारगेट कर रही है कि कहीं ना कहीं इंडिया के जो बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं उन पे अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लग जाए, जिससे कि अमेरिका इंडिया पे और प्रेशर डाल सके। तो ये उस स्ट्रैटेजी, ग्रैंड स्ट्रैटेजी के तहत है जो वेस्ट जो है वो बहुत माहिर है इस सब खेलने में, और ख़ास करके इंडिया को तो टारगेट करने में बहुत माहिर है। बिकॉज चाइना को टारगेट कर नहीं पाते हैं, बिकॉज चाइना वैसे ही बहुत पावरफुल है, और उसके अलावा चाइना के पास इतने इतने कार्ड्स है खेलने के लिए, इतने पत्ते हैं कि उनके सामने कुछ चलती नहीं है अब। तो दे आर इक्वल्स, बट इंडिया इज़ नॉट इक्वल। इकोनॉमिकली इंडिया इज स्टिल मच मच फार बिहाइंड। सो वही बात है, इंडिया पे अपना चाबुक चलाना चाहते हैं। तो और कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज को अब साफ लग रहा है कि अब टारगेट किया जा रहा है, जैसे अदानी ग्रुप को टारगेट किया जा सका। हालांकि मैं ये बता दूं, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ब्लूमबर्ग की तरफ से टारगेट किया जाना है कोई नई बात नहीं है। पिछले 10 साल में पहले भी बहुत बार ब्लूमबर्ग ने काफ़ी सारे आर्टिकल्स द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को टारगेट किया हुआ है, पर कहीं ना कहीं वो जस्ट इंसिनुएशंस ही रहे हैं, वो कुछ प्रूव नहीं कर पाए। इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कई बार उनको कोर्ट में भी घसीटा है, उन पे मानहानि का मुकदमा भी किया हुआ है, पर वो चलता ही रहता है केस। तो सो बेसिकली दीज आर बेस्ड ऑन इंसिनुएशंस। जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स तो ऐसे ही है, इंसिनुएशंस पे ही चलते हैं ज़्यादातर। हालांकि ये एलिगेशंस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे अभी इन दोनों लगते आए हैं कि वो शेल कंपनीज बना के उनसे क्रूड ऑयल खरीद रहा है, बेसिकली रीडायरेक्टेड रशियन क्रूड ऑयल ही खरीद रहा है। तो अब इसका क्या निकल के आता है वो तो फ्यूचर में ही दिखेगा। पर हाँ, ये बात फैक्ट है कि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे, और जिस तरह ट्रम्प, देखिए ट्रम्प पहले धमकी दिए जा रहे थे, कहीं ना कहीं मार्केट उसको इग्नोर कर रहा था कि नहीं, ये धमकी देना तो इसका काम है पर कुछ करेगा नहीं, ये डरा रहे हैं कुछ और पीछे से लेने के लिए। पर चूंकि अब इंडियन गवर्नमेंट बहुत चीज़ों पे झुकने को तैयार नहीं है, तो हो सकता है ये एम्प्टी थ्रेट्स ना हो और कुछ ना कुछ हो सकता है ट्रम्प करेंगे। बिकॉज अभी ट्रम्प बहुत ही फायरी मूड में, और एकदम जिसको बोलते हैं ना, ही इज़ एक्टिंग एज अ बुली। चाइना के जो इंडिया के ऑनवॉय है, एम्बेसडर है, उन्होंने बहुत अच्छा ये शब्द बोला था कि दैट गिव अ बुली अ पास एंड ही, वो आपका हाथ और ज़्यादा पकड़ने आ जाएंगे। सो वही वाली बात है, वो इंडिया को जितना बुली कर सकते हैं वो करेंगे। लेट्स सी आगे क्या होगा। बट ये खतरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे बना रहेगा, जिसके कारण आप सुबह को देखें तो 3 से 4% से ऑलरेडी लुढ़का हुआ था, और जैसे दिन आगे बढ़ा तो लुढ़कते ही चला गया। सो कहीं ना कहीं इसके कारण जो, अब जैसे निफ्टी की बात करें तो कई सारे स्टॉक्स जो निफ्टी में अच्छे थे, आईसीआईसीआई बैंक में अच्छी तेज़ी थी आज। आईसीआईसीआई बैंक में तेज़ी अगेन थी बिकॉज उनके जो लोन ग्रोथ नंबर्स है वो बहुत अच्छे आए हैं। फाइनल फिगर्स तो अभी 10-15 दिन में आ जाएंगे, पर बैंक्स जो है वो हर क्वार्टर के बाद अगेन अपने प्रिलिमिनरी नंबर्स इशू करती है, तो उसके हिसाब से लोन ग्रोथ बहुत अच्छा है आईसीआईसीआई बैंक का। उसके कारण ही आप देखिए, अगर जैसे आईसीआईसीआई बैंक अभी बढ़ते जा रहा है और एचडीएफसी बैंक में अभी दबाव बना हुआ है, एकदम रिवर्स आर्बिट्राज हो रहा है।
आज कोटक बैंक भी काफ़ी दबाव में था, लगता है कोटक बैंक में काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग चल रही है बिकॉज कोटक बैंक भी काफ़ी रैली कर चुका था। सो बैंक निफ्टी में तो एकदम मिला जुला असर रहा, हालांकि बैंक निफ्टी भी गेन किया था। सो कहीं ना कहीं जो मॉर्निंग में निफ्टी में जो गेन्स आए थे वो काफ़ी हद तक बैंक्स के बदौलत आए थे, बट अगेन वो टिक नहीं पाए क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रेंड का जो प्रेशर था और उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज एकदम गिरते ही चला गया पूरे दिन में। सो दिन के अंत आते आते 5% से ज़्यादा खिसक चुका था, जिसका असर तो निफ्टी पे पड़ना ही था और जिसके कारण निफ्टी जो है वो 26,200 के नीचे गया तो गिरते ही चला गया। हालांकि रिस्क के गया, जिसको बोलते हैं ना डिबिलिटेटिंग इफेक्ट आया, पर कहीं ना कहीं उसके कारण देखिए अब टेक्निकल्स तो वीक हो गए निफ्टी के और किसी तरह एक बार लग रहा था हो सकता है 26,150 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो काफ़ी और टूट सकता था। पर मुझे जहाँ तक लग रहा है थोड़ी बहुत रेस्क्यू बाइंग आई थी लास्ट में डीआईएस की, हो सकता है उन्होंने अपने पत्ते बचा के रखे थे। कोई ग्रेट फिगर्स नहीं आया डीआई बाइंग के, 1700 करोड़ की ही लेवाली की है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है हो सकता है वो भी अपने पत्ते बचा के रख रहे हैं, हाई पॉइंट पे बहुत ज़्यादा नहीं नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते होंगे जो डीआईएस है वो उनको फिका हुआ माल ज़्यादा अच्छा लगता है। बढ़े हुए भाव में अब कितना और बढ़ा के वो भी लेंगे, हाई पॉइंट पे अब ले नहीं सकते हैं, उनको भी जवाब देना पड़ता है ऊपर ऊपर, तो वही वाली बात है। सो कहीं ना कहीं अभी लग रहा है कि निफ्टी इज़ हेडेड साउथवर्ड्स ओनली। कहीं ना कहीं मूड मार्केट का बहुत ख़राब हो गया राष्ट्रपति ट्रम्प के धमकियों से, और अभी एफआईएस तो पिछले 2 दिन से नहीं बेच रहे, पर कहीं ना कहीं ऐसा डर है कि एफआईएस सेलिंग फिर से शुरू हो सकता है, और अगर वो शुरू होता है तो निफ्टी पे बहुत दबाव रहेगा। हालांकि जब सेलिंग रहेगा तो ये तो सर्टेन ही है, ज़्यादा अग्रेसिव रहेगा तो डीआईएस आके सब एब्जॉर्ब कर लेंगे। वो तो देखिए ब्रोकर्स इनके सेम रहते हैं, ब्रोकर टू ब्रोकर सब पता चल जाता है कि हाँ एफआईएस दबा के बेच रहे हैं तो डीआईएस नीचे आके खड़े हो जाते हैं, नीचे आके बैठ जाते हैं लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो नीचे नीचे लेते चले जाते हैं, एब्जॉर्ब करते चले जाते हैं। हाँ, इससे मार्केट में दबाव रहता है, पर कहीं ना कहीं दे मेक श्योर कि मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरे, तो एकदम एक फिक्स्ड मैच की तरह एक मैनेज्ड शो जिसको बोलते हैं ना, दे मैनेज द शो वेल। पर कहीं ना कहीं इससे निफ्टी में फिलहाल दबाव रहेगा, 26,000 तक तो जा ही सकता है बिकॉज टेक्निकली निफ्टी वीक हो चुका है इसके कारण। सो यही है अभी तक का तो जो लग रहा है। बाकी अगर हाँ डीआईएस ले अगर अग्रेसिवली बाइंग शुरू कर देते हैं तो फिर तो निफ्टी में के पास तो बहुत है बढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं मूड अभी ख़राब हो रखे ओवरऑल। अभी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भी आज काफ़ी हल्के फुल्के ही थे अगर देखा जाए तो वहाँ भी ज़्यादा कुछ हलचल नहीं हो रही है, तो उनमें भी अब अनिश्चितता बनी हुई है। पर अगर हाँ ट्रेंड ये सब जैसे स्टॉक्स बहुत ज़ोर से गिरेंगे तो आप समझ ही जाइए क्या हो सकता है। और ट्रेंड का स्टॉक में बता दूं, अगर ये 4,000 के लेवल को तोड़ देता है जो अपना लास्ट लो पॉइंट था, तो फिर और करेक्शन आ ही सकती है, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे इस तरह क्रैश कर जाना एकदम से ये बहुत ख़राब इंडिकेशन है कि ऊपर के लेवल्स में एकदम जम के डंपिंग हुआ है। हो सकता है आज भी एफआईएस ने बेचा हो, क्योंकि वही अभी ज़्यादातर बेचते हुए आए हैं, यहाँ के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड्स तो लेते हुए आए हैं ज़्यादातर करके। बाकी एक्सेप्शंस हो सकते हैं, पीएमएस जो जिनका तो काफ़ी भी बैंड बजा हुआ है का ज़्यादातर का, उनकी तरफ से थोड़ा बहुत सेलिंग चल रहा हो, तो वो सब तो चर्निंग चलते ही रहेगा मार्केट में। पर कहीं ना कहीं अभी लेट्स सी अभी क्या निकल के आता है। अभी हो सकता है जनवरी के एंड में कुछ अच्छा निकल के आए, वो ये कि जो यूरोपियन लीडर्स अभी एकाएक भारत आना शुरू हो जाएंगे, और 25 जनवरी के आसपास ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ईयू की जो कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर उर्सुला वॉन डर लेyen, वो तो आएंगी भारत। आई मोस्ट लाइकली शी इज़ द चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे। इंडिया का जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे रहेगा उसमें जो फॉरेन चीफ गेस्ट होते हैं, ज़्यादातर फॉरेन इन्वाइटीज़ रहते हैं, हाँ फॉरेन इन्वाइटीज़ ही रहते हैं चीफ एज द चीफ गेस्ट, तो उसमें उर्सुला वॉन डर लेyen रहेंगी। और हो सकता है और भी यूरोपियन लीडर्स आए, अगर आ जाते तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विन रहेगा दैट इंडिया इज़ नॉट, कहीं ना कहीं ट्रम्प ऐसा जताना चाहते हैं इंडिया को कि मैं चारों तरफ से तुमको घेर लूँगा, तुमको कॉर्नर कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो मैसेज चला जाएगा कि इंडिया विल नॉट बी कॉर्नर्ड, तो वहाँ से भी रहेगा। उसके अलावा हाँ एक बोनस ये रहेगा कि उसके साथ साथ इंडिया ईयू ट्रेड डील भी हो सकता है साइन हो जाए, पर उसमें भी देखिए 100% नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूरोप की तरफ से भी बहुत पैतरे किए जा रहे हैं, कार्बन टैक्स लगाया जा रहा है भारतीय स्टील पर, भारतीय प्रोडक्ट्स पर, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी पैतरे बहुत प्रॉब्लमेटिक रहते हैं। लेट्स सी क्या निकल के आता है। बाकी इंडिया के भारत के लिए खाली ईयू ही नहीं,
दो और बड़े बड़े ट्रेड डील्स अभी है आने वाले पाइपलाइन में, बिकॉज एक तो कनाडा के साथ है और एक है मेरकोसूर। मेरकोसूर देखिए बेसिकली क्या है, ये जितना भी साउथ अमेरिकन नेशंस हैं इन्होंने मिलकर अपना एक इकोनॉमिक ब्लॉक बना लिया है, ट्रेडिंग ब्लॉक बना लिया है। इसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना ये दो मेन प्लेयर्स हैं, और भी उसके अलावा जो माने जो फुल मेंबर्स नहीं है बट दे आर पार्ट ऑफ इट। सो कहीं ना कहीं अगर भारत उसके साथ भी अगर फ्री ट्रेड डील कर लेता है तो भारत के लिए तो बहुत पॉजिटिव रहेगा। कनाडा ने ऑलरेडी मेरकोसूर के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, जो कि बिकॉज अब कनाडा भी अमेरिका पे जो अपनी एक्सेस डिपेंडेंसी वो ख़त्म करना चाहता है, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ भारत के लिए निकल के आएगा। सो लॉन्ग टर्म के लिए देखिए सरकार काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है अपना, क्योंकि अब अमेरिका पे डिपेंडेंस रखना ही बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। जैसे कि चाइना पे हमारा जो एक बहुत बड़ा इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो हमारे लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। सेम विद अमेरिका, अमेरिका पे जितना हमारा रिलायंस है दैट फॉर एवरी अदर नेशन वो अब बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, बिकॉज अब अमेरिका इज़ गेटिंग टू अग्रेसिव, ये एक फैक्ट है। और उसके अलावा देखिए कहीं ना कहीं जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है वो यही बोल रहे हैं कि वो एक अटल डॉक्ट्रिन पे चल रही है। सो अटल डॉक्ट्रिन बेसिकली ये है कि जब भारत पे 1998 पे जो न्यूक्लियर टेस्ट के बाद सैंक्शंस लगे थे, खास करके अमेरिका की तरफ से, वेस्टर्न वर्ल्ड से ही लार्जली बहुत सैंक्शंस लगे थे, तो अटल जी का यही मानना था कि भारत को बहुत अग्रेसिवली इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। इंडिया शुड लाई लो एंड इंडिया शुड बिल्ड ऑन इट्स स्ट्रेंथ्स। सो साल 2 साल में और स्ट्रेंथ्स पे बिल्ड करना चाहिए, जिसके कारण फिर धीरे धीरे अमेरिका को भी समझ में आ गया कि ये सैंक्शंस का पैतरा भारत पे काम नहीं करने वाला है। सो उसके बाद धीरे धीरे 99 आते आते काफ़ी सैंक्शंस उन्होंने विड्रॉ कर लिए थे। हालांकि और काफ़ी सारे सैंक्शंस वो उन्होंने बरकरार रखे थे, खास करके जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स है उस पर उन्होंने सैंक्शंस बरकरार रखे थे। हमारे साइंटिस्ट को वीज़ा देने से मना कर दिया था। सो वो सब तो रखे थे और वो कुछ हद तक आज भी जारी है। सो वो सब प्रॉब्लम्स तो रहेंगे। बाकी देखिए ट्रम्प बाबू का तो दिमाग अभी एकदम हिला हुआ है, देखिए हो सकता है चाइना उनको थोड़ा ठीक कर दे। बाकी देयर इज़ लूमिंग थ्रेट कि चाइना ताइवान पे कभी भी इन्वेड कर सकता है, और इन्वेड कर देगा तो हो सकता है मोस्ट लाइकली दैट विल ऑल्सो बी अ केक वॉक, क्योंकि अमेरिका खाली 2 करोड़ लोगों के देश के लिए 130 करोड़ के लोगों के साथ पंगा नहीं लेगा। ये लॉजिकली इट डजंट साउंड लॉजिकल। सो वही वाली बात है, थोड़ा बहुत दुनिया को बस बोलते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के लिए एक बार हो सकता है डिफेंड कर दे, बट इट डजंट मेक सेंस। सो वही वाली बात है। बाकी इस साल तो कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज़ लगे रहेंगे, मार्केट जो है उससे जूझते रहेगा, पर मार्केट ने बहुत रेजिलियंस दिखाया अभी तक, एंड हो सकता है ऐसा भी रेजिलियंस भारत दिखाते रहे, इंडियन मार्केट्स भी दिखाते रहे, क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का जो भरोसा है भारत पे वो बना हुआ है, बिकॉज फिगर्स आर सेइंग, जिसको बोलते हैं ना, अगर आप लॉन्ग टर्म फिगर्स देखें म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म में हमेशा बने हुए रहे हैं वो जीत में रहे हैं, ये फैक्ट है। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारे डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। उसके अलावा अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट स्पेसिफिक जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको कुछ कमेंट्स देना हो या फीडबैक देना हो तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स and feedbacks and suggestions are valuable for us. They help us improve. So thanks for today.